हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। तो ये मेरा पहला लेक्चर है पेपर फर्स्ट के लिए। पहला क्या, 2-3 लेक्चर तो हो ही चुके हैं। अब भी इसमें शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। तो मैंने इसके लिए पहले बुक उठाई है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की, जो घटना चक्र की है। और मैं इसमें एक एक टॉपिक कराते हुए चलूँगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पेन कॉपी भी उठा के आपको लाइव भी समझा दूंगी। अभी जब तक मुझे लगता है कि ऐसे हो जाएगा, तब तक मैं ऐसे बता रही हूँ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और ये आपके बीपीएससी में भी काम आएगी, सीडीपीओ में भी काम आ जाएगा। तो चलते हैं आगे। इसका पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। अब इसमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि पर्यावरण क्या होता है और उसके विकास कैसे होता है। मतलब आगे आगे कैसे पर्यावरण आगे आगे विकसित हो जाता है, इंसान के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो पहले पर्यावरण के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है? जो चीज़ें हमारे चारों तरफ दिखाई देती हैं और जिन चीज़ों से हम घिरे रहते हैं, वो क्या करती हैं? पर्यावरण का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई पर्यावरण की। अब क्या है, पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैविक मतलब जीवन होता है, अजैविक जिसमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। इसके अकॉर्डिंग पर्यावरण की क्या परिभाषा दी गई है? पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ये इसने परिभाषा दी है। ठीक है, तो जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उनको मैं नहीं समझाऊंगी, उनको मैं छोड़ते हुए भी चलूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं पर्यावरण में क्या आता है। पहली बात आएगा क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। दूसरा है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। अब इससे कैसे हमारा पर्यावरण बना ये देखते हैं। वायुमंडल है एटमॉस्फेयर, फिर स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, और ये सब मिलके क्या बना? पर्यावरण बना। स्थल मंडल में क्या क्या आता है? पर्वत, मैदान, मरुस्थल। और जीव मंडल में क्या आता है? जिसमें जीवन होता है, पौधे और जंतु। जल मंडल में क्या आता है? हिमनद, झील, नदी, सागर। तो ये हमारे पर्यावरण को परिभाषित करता है। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरी लगे तो इस फिगर को थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि बीपीएससी के मेंस में लिखने में काम आ जाएगा। तो अब इसके बाद में क्या है, कह रहा है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। तो पर्यावरण के घटक कितने हैं ये जरूर पूछता है। भौतिक या अजैविक यानी कि स्थल, वायु, जल। जैविक पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव। सांस्कृतिक मतलब मानव और मानव की गतिविधियाँ। ये हमारे हो गए 3 चीज़ें हो गई जो पर्यावरण के 3 संगठक हैं। देखो, इसको ध्यान से समझना और सुनना, ये आपके बीपीएससी मेंस में बहुत काम आएगा। और आगे चलते हैं। फिर कह रहा है, यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है अब देखो जीवाणु का पर्यावरण और वृक्ष का पर्यावरण। जीवाणु का पर्यावरण कैसा होता है? जैसे मान लेते हैं चींटी है छोटी सी, तो उसका पर्यावरण तो छोटा ही होगा, उसी के आसपास गोल गोल घूमता रहेगा, छोटा सा उसकी जगह होगी, छोटे से सारे काम होंगे, तो उसके लिए तो छोटा होगा। लेकिन जो पेड़ होते हैं उनका पर्यावरण कैसा होता है? बड़ा होता है। तो इस तरह देख लेते हैं क्या है पर्यावरण कहाँ कहाँ दिखाई देता है हम लोगों को। कारक कौन कौन से हैं? एक तो संसाधन के रूप में यूज़ करते हैं, दूसरा नियंत्रक के रूप में। फिर पर्यावरण विभिन्नताएं कौन कौन सी होती हैं? जलवायु में परिवर्तन होता है पर्यावरण की वजह से, मिट्टी में अलग अलग टाइप की होती है,
और स्थलाकृति, मतलब कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे समतल है, इस तरीके की रचनाएं होती हैं। संगठक क्या है? भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक है। ठीक है, अब भौतिक जैविक तो भौतिक में क्या है? स्थल, वायु, जल। जैविक में क्या है? पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव। और सांस्कृतिक में क्या आएगा? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक, तो ये हमारा हो गया पर्यावरण का एक टॉपिक। अब मेन मैंने ये आपको क्यों बताया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आंसर कराने हैं। मेन प्रॉब्लम ये कि मुझे क्वेश्चन आंसर कराना है, इसलिए जहाँ पे थ्योरी की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत रहेगी मैं उसको समझा के फिर मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो हमारा मोटा माटी इसमें से दो चीज़ें निकल के आई हैं इस लेक्चर में। पहली बात तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, एक बात ये होगा 1986। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक। ठीक, दो चीज़ें आई हैं निकल के। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, और 1986 क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और दूसरी बात है पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? तो 3 घटक हैं, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक। ये पूरे लेक्चर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आपको क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो इतने ही टॉपिक पे डिपेंड है। कह रहा है पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, मतलब पर्यावरण क्या है। तो आपको बताना चाहिए कि पर्यावरण क्या है, तो उसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दिए हैं। ए कह रहा है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी कह रहा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। सी कह रहा है भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। तो कह रहा है कि पर्यावरण सबसे मिलके बना है क्या? उपर्युक्त सभी भी दे रखा है, तो हमारा सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। इसका देखो ये एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप पढ़ लेना। वैसे जो चीज़ें, दो ही चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता रखी हैं। आगे चलते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? जीवी घटकों से यानी जिंदा चीज़ों से, अजैविक घटकों से यानी कि स्थलाकृति वही जल, और भू आकृतिक घटकों से, उपर्युक्त सभी से यानी कि जैविक, अजैविक और भू आकृति सबसे बनता है। डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है ये पूरा एक पन्ना है पहला, आपको एकदम कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसमें दो ही चीज़ें हम लोग को नोट्स में थी, और हो सके तो कॉपी बना लेना पन्ने पन्ने वाली, मतलब सादे कागज़ की, जो सादा कागज़ नहीं था A4 साइज़ का, बना लेना। और उस पर एक पेज बाई पेज काम भी करते चलना। जैसे इस पूरे टॉपिक पे लेक्चर मुझे क्या समझ आया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार क्या परिभाषा है। दूसरी चीज़ क्या समझ में आई, पर्यावरण के कितने संगठक होते हैं, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक कौन कौन से होते हैं, बस ये। और बहुत ज़्यादा हो, मेंस के लिए आपको तैयारी करनी है अगर, तो दो पिक्चर दी हुई हैं, आप इनको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे पन्ने में कुछ भी नहीं है, और क्वेश्चन आंसर तो आपको मैंने अच्छे से बता ही दिया है। और आप पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप इस पन्ने के अकॉर्डिंग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित किया था, हम लोगों ने देखा था। तो भौतिक पर्यावरण था, जैविकी था, सांस्कृतिक पर्यावरण था, लेकिन परिचालन पर्यावरण नहीं था। ठीक है, तो कौन सा अंश नहीं है? उत्तर ए सही है, परिचालन पर्यावरण। आगे चलते देखो, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकी पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है धारणीय विकास या सतत विकास। अब धारणीय विकास या सतत विकास क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसमें भी जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही पढ़ा जाएगा, बाकी सब स्किप कर देंगे, और आपको PDF दे देंगे पूरा इसका आज ही। तो आप लोग अपने स्टडी करते हैं, मतलब नोट्स टाइप का बना लेना, A4 साइज़ का एक पन्ना लेना, उस पर नोट्स बनाओगे, 3-4 लाइन का मुश्किल से बनेगा, और ऐसे करके इस पूरी बुक का नोट्स बन जाएगा 1-1.5 पन्ने में। ठीक है, उतना रिवीजन कर लोगे पेपर में, पूरा पेपर के लिए इन्वायरमेंट रिवीजन हो जाएगी। 1 से 2 पन्ने बहुत हद वाला नोट बनेगा, तो पूरी बुक का 1 या 2 पन्ने में बनेगा। जो जो मैं बताते जाऊँ नोट्स में ऐड करते रहना।
इस पूरे पेपर से 2 लाइन ही 3 लाइन ऐड होनी है। अब देख लेते हैं धारणीय विकास क्या है। कह रहा है विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि मतलब जैसे कि हम लोग कुछ पैसे मान लेते हैं हमारे पास हैं, ठीक है, तो मान लो पापा की सैलरी 20,000 रुपये है महीने में, तो पापा क्या करते हैं घर में 10,000 रुपये तो खर्चा कर लेते हैं इधर उधर, पढ़ाई में, खाने में, खर्चे में, जो भी मान लेते हैं सपोज दैट, और 10,000 रुपये बचा लेते हैं, क्यों? फ्यूचर के लिए। तो वैसे ही पर्यावरण का संरक्षण करना है हम लोग को, पर्यावरण का यूज़ भी करना है, और उसको भविष्य में आने वाली ज़रूरतों के लिए या भविष्य में जो फ्यूचर में हमारी पीढ़ी आएगी उसके लिए बचा के रखना है। इस पूरी धारणा को धारणीय विकास या सतत विकास कहते हैं। ठीक, ये हमारी लैंग्वेज में हो गया सतत विकास क्या है। ठीक, तो धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है, अभी इसमें आगे पढ़ लेते हैं, जो ज़रूरत होगा वही वही पढ़ते हैं। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। ठीक है, रिपोर्ट सबसे पहले कब आई थी धारणीय विकास के बारे में? 1987 में आई थी। कमीशन कौन सा था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट था। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, और इसका मेन थीम क्या थी? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक, अब 1992 में क्या हुआ था? वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 यानी रियो घोषणा जो हुई थी 1992 में। तो अब ये भी देखो नोट करने वाला है कि रियो घोषणा कब हुई थी? वर्ष 1992 में, एजेंडा 21 में। ठीक है, इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था, जो हमारा सतत विकास है उसके लिए। अब ये ज़रूरी चीज़ मैंने बोल दिया है, आप उसको नोट्स में जो लिखना है मैंने बता दिया है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट है। ऊपर वाली बात को फिर दोहरा दिया है यहाँ पे, तो इसको पढ़ना बेकार है, जितना ज़रूरी था मैं आपको बताते चल रही हूँ। सर अब देखो, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। कह रहा जो सतत विकास है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जैविक विविधता का संरक्षण, पेड़ पौधों का संरक्षण करना पड़ेगा, जीव जंतुओं का संरक्षण करना पड़ेगा, प्रदूषण को कम करना पड़ेगा, और मेन रहेगा गरीबी को भी घटाना रहेगा। फिर कह रहा है प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। यानी कि हम लोग प्रकृति के अकॉर्डिंग चलें, ये नहीं कि प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, पेड़ पौधे सारे निपटा दिए, जीव जंतु सारे मार के खा गए और हम दिखाई दे, ऐसा नहीं है। मतलब एक बैलेंस में सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग काम बैलेंस में करेंगे वही से हमारा सतत विकास होगा। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। ये सब नहीं पढ़ना है, तो ज़रूरी चीज़ जो मैं बता रही हूँ बस वही वही नोट्स करना, और नोट्स ज़रूर बनाना। बस मतलब A4 साइज के पेपर ले लेना, 2-3 लाइनें आज के नोट्स में होंगी, वो अपना टिप लेना, मैंने वो बोली है बस। और पूरी बुक का नोट्स मैं 2 पन्ने में बनवा दूँगी, बस 2 से ज़्यादा हो सकता है 2.5 हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आपकी कोई मान लो पर्यावरण परिस्थिति की घटना चक्र 2.5 पन्ने में ख़त्म हो जा रही है, तो आपका क्या घाटा है? 2.5 पन्ने को आप कभी भी उठा कर रिविज़न कर लोगे, तो आपका एक पूरी बुक ख़त्म नहीं हो जाएगी। इसलिए चलते हैं आगे। पर्यावरण से संबंधित क्या क्या सूचनाएं पता होनी चाहिए धारणीय विकास के लिए, और मनुष्य से संबंधित क्या क्या सूचनाएं पता होनी चाहिए धारणीय विकास के जरूरी बनाने के लिए। पहली बात तो पता होना चाहिए जैविक अधिवास से संबंधित, दूसरी प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, तीसरी पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में, चौथी है वर्तमान पर्यावरण की स्थिति क्या है। अब मानव के क्रियाकलापों से संबंधित क्या पता होना जिससे कि धारणीय विकास सही बने। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या का आकार क्या है, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता क्या है, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं क्या हैं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय क्या है, और तकनीकी स्तर क्या है। ठीक है, ये सतत विकास के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे इतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, PDF दे देंगे, देख लेना।
जो ज़रूरी था वो मैं करा रही हूँ। और प्रश्न कोश में देख लेते हैं क्या कह रहा है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। कथन और कारण देख लेते क्या क्या है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, ये इसका कथन दिया गया है। दूसरा कह रहा है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन की सही व्याख्या है। देखो भैया जो ये वाला पेज है ना, इसमें मोटा मोटी एक चीज़ समझ लेना कि व्हाट इज सतत विकास। तो सतत विकास क्या है? वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसा मतलब अपना पर्यावरण बनाना कि अब ऐसा नहीं करना है कि पर्यावरण पूरा निपटा देना है और जो हमारी पीढ़ियां हैं तो सांस लेने के लिए भी तरसें कि कुछ रह ही न जाए। तो मतलब अपना भी भला करना है और आने वाली पीढ़ियों का भला करने को क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। ये हो गए हमारे दो पन्ने, पीछे का एक और एक आगे का। आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है जो इसके एक्सप्रेशन में लिखा है, तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करो। जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ा जाएगा, खाली मिली में टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पूछ रहा है कि भाई देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, 20 में आया है, तो जिसने नोट्स बना के पढ़ाई किया होगा घटना चक्र से उसका तो हो ही गया होगा, और जो खाली बस बुक्स जमा किया होगा उसका नहीं हुआ होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। कह रहा है इसको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्रम क्या है। उत्तर बी है इसका, 4 2 3 1। तो ये बहुत याद करने वाला भैया, इसको भी नोट डाउन करना है, ठीक है। तो कह रहा है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में हुआ। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ? 1987 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ? सितंबर 1987 में। तो ये जो क्रम है ना, इसको नोट डाउन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, अब हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिवेदन मतलब उसका क्या लक्ष्य था, क्या थीम बनाई गई थी। ए कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, बी कह रहा है अवर कॉमन फ्यूचर, सी कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, डी कह रहा है 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो हमारा सही आंसर है बी, अवर कॉमन फ्यूचर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका देख लो भैया, ब्रटलैंड रिपोर्ट जिसे अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ब्रटलैंड रिपोर्ट को ही अवर कॉमन फ्यूचर कहा जाता है। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा 1987 में जारी की गई थी, ठीक है। बस हो गई इसकी कहानी। चौथा क्या कह रहा है? धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्राकृतिक संसाधन, बी भौतिक संसाधन, सी औद्योगिक संसाधन, डी सामाजिक संसाधन। तो हमारा सही आंसर है ए प्राकृतिक संसाधन। अब ये तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, पीडीएफ दे देंगे, जो भी मन करे पढ़ डालना पूरी पीडीएफ में, लेकिन जो ज़रूरी था मैं बता रही हूँ। 3-4 लाइन का नोट्स बनेगा, बना बाबू ज़रूर लेना, नहीं तो हो नहीं पाएगा ऐसे। 3-4 लाइन का नोट्स बनाते चलोगे ना तो वही 2-2.5 पन्ना, भाई हो सकता है 1.5 पन्ने में ही ख़त्म हो जाएगी सारी ये पर्यावरण की बुक ही पूरी। तो जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो पूरी बुक उठाकर रिवीजन करने से बढ़िया है अब 2-2.5 पन्ने उठा कर रिवीजन कर लेना। तो मैं जितनी बुक पढ़ाऊँगी वैसे 2-2.5 पन्ने में सबका नोट्स बनवा दूँगी, टेंशन फ्री होके बस रिवीजन मान लेना, बढ़िया हो जाएगा पेपर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है देख लेते हैं। ए कह रहा है जैविक विविधता का संरक्षण, बी कह रहा है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण,
सी कह रहा है निर्धनता को घटाना, डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो आंसर है हमारा सही डी, उपर्युक्त सभी। ये आप पढ़ लेना जो इसमें दिया हुआ है। अब प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र क्या होते हैं उनके बारे में पूछेगा। तो थोड़ा देख लेते हैं, नोट्स टाइप का है। कह रहा है पर्यावरण विभिन्न अजैविक व जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। ये सब देख लेना जरूरी नहीं है, इसलिए इसका कोई मतलब जो नहीं है वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। तो बस ये देख लेना है कि कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये देखो भैया कार्बन चक्र बना हुआ है, इसको थोड़ा देखकर समझ लेना, जरूरत पड़ेगी कार्बन चक्र की, ठीक है। तो वायुमंडल में उपस्थिति CO2, श्वसन तथा विघटन, कार्बनिक यौगिक पादप क्या है, कार्बनिक यौगिक जंतु क्या है देख लेना, पेट्रोलियम है। और इसको भी हो सके तो छोटका सा अपने कुन्ने में पन्ने में बना लेना। तो ये क्या रहेगा, जो मेंस का कोई एग्ज़ाम लिखोगे ना तो बड़ी अच्छा रहेगा, बढ़िया सा नंबर भी पाओगे, थोड़ा कार्बन चक्र पता होगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आज की, और 21 मिनट हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा बनाएंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, इसलिए छुटका छुटका बनाएंगे, और जो जो ज़रूरी है वही बताते हुए चलते हुए बुक को फिनिश कर डालेंगे पूरा। और पूरे टॉपिक की आपको मैं PDF भी देती चलूँगी जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए डोंट वरी। और बताइएगा कि कैसा रहा आज का लेक्चर, कमेंट में इसको पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। और नोट्स तो बना ही लेना, दया कर देना थोड़ी, एक पन्ना A4 साइज़ का उठाना और 3-4 लाइनें जो बताई हैं बस वही लिख लेना, काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब वही वाला पहाड़ काटने वाला एक लेक्चर क्या था यार, वो नहीं बोलता है शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, ऐसे ही बने रहो शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद और पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।